Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल के साथ आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। जनन का दौर चल रहा है। जनन चैप्टर्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपके 10th के सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह आप जान रहे हैं। आपके साथ ये डिस्कस किया गया है कि ये चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क या फिर 8 मार्क के क्वेश्चन को लेकर आता है। आपके साथ ये भी वादा किया गया है कि इस क्लास को करने के बाद आपके एक भी क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं होगा। 4 लेक्चर पे हम लोग बात कर लिए हैं। सिर्फ उस 4 लेक्चर में सबसे पहले हम लोग अलैंगिक जनन, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, अपखंडन, पुनर्जनन, इन सारे टॉपिक्स का चर्चा किए। अलैंगिक जनन का आउटलाइन डायग्राम देखे, लैंगिक जनन का आउटलाइन डायग्राम देखे, विभिन्नता का महत्व देखे, अलैंगिक जनन की और लैंगिक जनन में डिफरेंस देख चुके हैं। लैंगिक जनन को शुरू करने के बाद हम लोग मनुष्य का जनन तंत्र शुरू किए और मनुष्य के जनन तंत्र में हम लोग पीछे के लेक्चर में यानी कि चौथे लेक्चर में हम लोग ये मनुष्य के नर जनन तंत्र का अध्ययन कर चुका है। आज यानी कि लेक्चर 5 में हम लोगों का जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है वो है मादा जनन तंत्र। इस जनन तंत्र के बारे में आज के लेक्चर में आपको पूरा डिटेल किया जाएगा कि मादा में मुख्य जनन तंत्र क्या है, सहायक जनन तंत्र क्या है, क्या नर के तरह जिस तरह से हम लोग देखे थे पुरस्थ ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि उपस्थित है, क्या नर के तरह मादा में भी जनन ग्रंथि या सहायक ग्रंथि उपस्थित है या केवल मुख्य जनन अंग और सहायक अंग ही पाया जाता है? तो बने रहिए लेक्चर में। इस बेहतरीन लेक्चर में आज इन सारी बातों का डिस्कस आपके साथ किया जाएगा। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सा लेक्चर और मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोग देखना शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सा लेक्चर और आज हम लोग 5वें लेक्चर पे बात करेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, जैसा कि कल आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आप इसको मादा जनन अंग नहीं कहेंगे, क्योंकि नर जनन अंग नहीं कहेंगे। कल आपको बताया गया था क्योंकि वहां पर केवल एक अंग उपस्थित नहीं है दोस्त, वहां एक से अधिक अंग उपस्थित है और जब अंगों के समूह को एक साथ लाया जाता है तो उसको हम लोग अंग तंत्र नाम देते हैं। तो यहां पर भी हम लोगों को मादा जनन तंत्र में इसी बात को ध्यान रखना है कि मादा जनन अंग नहीं कहा जाएगा, इसको मादा जनन तंत्र के नाम से जाना जाएगा। चलिए शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा ऊर्जा के साथ आपके लिए कार्य किया जाए, इसके लिए चैनल्स को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज का ये सारा लेक्चर। मादा जनन तंत्र का डिटेल स्टडी हम लोग, मादा जनन तंत्र जिस तरह से नर जनन तंत्र हम लोग देखे, मादा जनन तंत्र मादा में जनन के लिए उत्तरदायी होता है। नाम ही जनन तंत्र है तो जनन के लिए उत्तरदायी होगा। यहां अगर हम लोग इस तंत्र का बात करें तो यहां हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि, भग या बल्बा। ध्यान देंगे जरा, क्या सब कहा गया? अंडाशय, फैलोपियन नलिका, यूटरस यानी कि गर्भाशय, योनि, भग और बल्बा, सबके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे और यहां हम लोग शुरुआत करेंगे अंडाशय के साथ। तो ध्यान देंगे जरा कि अंडाशय कहां है।
चलिए देखते जरा, अगर हम लोग अंडाशय का बात करें तो ये यहां पर अंडाशय उपस्थित होता है। आप यहां देखेंगे तो यहां पर आपको रेड कलर से बनाया गया है, ये संगोलाकार संरचना अंडाशय कहलाता है। अब देखिए जरा, यहां पर ये अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय प्रत्येक मादा में पाया जाता है, जो किसी भी मादा का मुख्य जनन अंग है। जैसे आपको वृषण आप देखे थे कल के लेक्चर में, जनन तंत्र वाले, नर जनन तंत्र वाले लेक्चर में, वहां पर आपको बताया गया था कि जो वृषण होगा नर का, वो मुख्य जनन अंग है, क्योंकि वहीं से क्या होगा कि शुक्राणु का निर्माण होता है। उसी तरह से मादा में क्या होगा कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, इसलिए अंडाणु को मुख्य मादा जनन अंग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला हम लोग यहां नाम इसका लिखते हैं, ये है अंडाशय, ये है अंडाशय, जिसका संख्या कितना होगा, तो इसका संख्या होगा 2। संख्या होगा कितना, 2। एक यहां आपको दिख रहा है और दूसरा आपको यहां दिख रहा है। अगर हम लोग इस अंडाशय का बात करें तो ये अंडाशय मादा में, प्रत्येक मादा में जोड़ा में होगा, ये आप जान चुके हैं। इसके बाद अगर इसके उपस्थिति का बात करें कि ये कहां उपस्थित है, तो ये अंडाशय जो है श्रेणी गुहा में स्थित होगा। श्रेणी गुहा में, मादा के एब्डोमिनल कैविटी के श्रेणी गुहा में ये क्या होता है, उपस्थित होता है। अब देखिए जरा, यहां आपको ये दिखाया जा रहा है कि यहां पर ये, यानी कि ये जो अंडाशय है मादा का, ये इस तरह से व्यवस्थित है कि यहां कोई भी जोड़ आपको नहीं दिखाया जा रहा है। कुछ बुक्स ऐसा दिखाते हैं कि ये वाला हिस्सा जो उंगली नुमा प्रवर्ध है और ये अंडाशय, ये उंगली नुमा प्रवर्ध और ये अंडाशय, ये दोनों जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। ऐसा नहीं है, ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग है। ये उंगली नुमा प्रवर्ध लगातार उसमें इस तरह का मूवमेंट चलते रहता है, और यहां से जब अंडाशय से अंडाणु रिलीज होगा तो वो उसको कैच करने का काम करता है। ये आपको याद रखनी है बात। आगे हम लोग आने वाले लेक्चर में अंडाशय का एक आउटलाइन डायग्राम आपको बताया जाएगा बखूबी। इसके बाद आप 12th में इसका डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पर इस वीडियो सीरीज में आपको उसके बारे में बेहतरीन जानकारी दी जाएगी। आप निश्चिंत रहे। अंडाशय का संरचना किस तरह से है, अंडाणु का निर्माण किस तरह से होता है, इन सारे बातों का चर्चा आपके साथ किया जाएगा। चलिए, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा और अंडाणु मादा युग्मक का कार्य करती है, इसलिए हम लोग अंडाशय को मुख्य मादा जनन अंग के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखिए जरा कि ये जो अंडाशय है, यहां पर क्या होता है कि इस उदर गुहा में, ये उदर गुहा है और इस उदर गुहा में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। यहां हम लोग देखते हैं जरा कि ये उदर गुहा में, यहां पर देखेंगे जरा, यहां पर येलो कलर से आपको दिखाया गया है। इस तरह से उदर गुहा में एक पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इस उंगली नुमा प्रवर्ध से ये जुड़ा हुआ नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंडाशय में, अंडाशय महत्वपूर्ण अंग है, तो इसको सुरक्षा देने के लिए भी कुछ परत उपस्थित होता है, जिसको हम लोग ट्यूनिका नाम देते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये एपिथेलियम उत्तक है। 9th क्लास में आपको एपिथेलियम उत्तक के बारे में बताया गया होगा। एपिथेलियम उत्तक किसी भी अंग को या अंग तंत्र को सुरक्षा देने का कार्य करता है। हमारे शरीर के बाहर से आने वाले, हमारे शरीर में बाहर से आने वाले किसी चीज को ये रोक करके सुरक्षा देने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। इसके आगे ये अंडाशय का संरचना है। कुछ अंडाशय के बारे में हम लोग जाने। अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होगा और वो भी प्यूबर्टी के बाद। वो कल आपको बताया गया था कि नर और मादा में जो डिफरेंस था, वहां देखे थे कि मादा में मासिक चक्र का शुरुआत होता है प्यूबर्टी एज के बाद, और इसी प्यूबर्टी एज के बाद, यानी कि इस प्यूबर्टी एज के बाद वहां पर अंडाणु का निर्माण शुरू होगा। नर में शुक्राणु का निर्माण उस प्यूबर्टी के बाद ही होता है। अब एक बात आप और याद रखेंगे कि
अंडाशय में अंडाणु का निर्माण मादा शिशु के जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन वो कुछ स्टेज में रुका हुआ रहता है और प्यूबर्टी के बाद उसका वो प्रक्रिया पूरा होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे और यहां पर दूसरा जो हमारा हिस्सा है मादा जनन तंत्र का, पहला हम लोग अध्ययन कर लिए नंबर 1 में अंडाशय, 1 नंबर में हम लोग देख लिए अंडाशय। अंडाशय के बारे में हम लोग देख लिए, इसको हम लोग ओवरी नाम देते हैं, ओवरी, ठीक है। चलिए नंबर 2 में हमारे पास है फैलोपियन नलिका। नंबर 2 में क्या है? फैलोपियन। नंबर 2 में हमारे पास है क्या? तो फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है इसको इंग्लिश में, यहां हम लोग लिख देते हैं फैलोपियन ट्यूब। ध्यान देंगे जरा, ये फैलोपियन ट्यूब क्या है? तो ये वाला जो नलीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाला जो नलीनुमा संरचना है, इसी को हम लोग फैलोपियन नलिका कहते हैं। ये फैलोपियन नलिका का कार्य क्या है? तो जो अंडाणु यहां से इस अंडाशय से जो अंडाणु रिलीज होगा उसको ये आगे यूटरस में गर्भाशय में लाने का कार्य करती है। फैलोपियन नलिका का काम क्या है कि अंडाशय से रिलीज हुए अंडाणु को ये गर्भाशय में लाने का कार्य करती है। आगे देखिए जरा, ये फैलोपियन नलिका जो है इसके आगे सिरे पर इस तरह से आपको एक उंगली नुमा प्रवर्ध दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो उंगली नुमा प्रवर्ध आपको दिखाई दे रहा है, इस उंगली नुमा प्रवर्ध को हम लोग फेम्ब्री नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फेम्ब्री, या हिंदी अगर आप इसका ढूंढेंगे तो आपको इसका हिंदी मिलेगा झालर, फेम्ब्री या झालर। अंडाशय से जब अंडाणु रिलीज होगा तो यही झालर उसको इस तरह से उसमें मूवमेंट होता है और इस तरह से उसको कैच करके आगे फैलोपियन नलिका में भेजता है। आप देखिए जरा, इस तरह से ये क्या हो रहा है, इस तरह से ये इसमें मूवमेंट चल रहा है और जैसे ही यहां से ये रिलीज हुआ उसको कैच करके आगे फैलोपियन नलिका में भेज दिया जाता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फैलोपियन नलिका जो है मादा का, जो ये फैलोपियन नलिका है, ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ होता है। क्या सब? पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा एस्थमस। सबसे पहला ये फैलोपियन नलिका देखेंगे, उससे पहले आप ये देखिए, ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग इनफंडिब्यूलम कहते हैं, इनफंडिब्यूलम। बात समझ गए? दूसरा जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम लोग एम्प्यूला कहते हैं और जो तीसरा वाला रीजन है इसको हम लोग एस्थमस नाम देते हैं। बात समझ गए? क्या होगा? इनफंडिबुलम, एम्पुला और एस्थमस, और ये तीनों मिलकर के फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब का निर्माण करता है। बात समझ गए? इनफंडिबुलम, एम्पुला और एस्थमस मिल करके क्या करता है? निर्माण करता है फैलोपियन नलिका का। अब अगर यहां पर हम लोग बात करें कि सर जिस तरह से अंडाशय 2 था तो फैलोपियन नलिका की संख्या कितनी है, तो दोस्तों फैलोपियन नलिका की भी संख्या 2 ही है, क्योंकि एक इस तरफ आपको दिख रहा है और दूसरा इस तरफ दिख रहा है। नंबर आपको याद रहनी चाहिए, नंबर याद रहना जरूरी है। एज ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो यहां भी आपको फैलोपियन ट्यूब का जो संख्या है वो आपको 2 देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। फैलोपियन नलिका में यहां पर ये इनफंडिब्यूलम जो है ये अंडाशय के सबसे नजदीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका अंडाशय है और ये आपका इनफंडिब्यूलम है। अब इसके बाद दूसरा वाला रीजन ये हम लोगों को जो मिल रहा है ये एम्प्यूला है। अब अंडाणु को अगर निषेचित होना होगा,
निषेचन क्या है आपको पीछे बता दिया गया है, नर और मादा युग्मक के पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए होने वाले संलयन को निषेचन कहा जाता है। निषेचन अगर होना है यहां से, यानी कि वेजाइना योनि के द्वारा अगर शुक्राणु प्रवेश करता है तो निषेचन की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है। ये रहा अंडाणु और इस तरह से यहां आया शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु का जब संलयन होगा तो वहां पर एम्पुला वाले रीजन में ही होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निषेचन की प्रक्रिया, मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, तो आपका जवाब एम्पुला होगा। अगर ऑप्शन में एम्पुला नहीं है तो आंसर फैलोपियन नलिका होगा, क्योंकि एम्पुला का ही फैलोपियन नलिका का ही हिस्सा एम्पुला है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां से तीसरा रीजन एस्थमस है। ये एस्थमस यानी कि फैलोपियन नलिका का वैसा हिस्सा जो यूटरस यानी कि गर्भाशय से आकर के जुड़ता है। फैलोपियन नलिका का वैसा हिस्सा जो गर्भाशय से आकर के जुड़ता है, इस हिस्से को, इस भाग को हम लोग नाम देते हैं क्या? इस भाग को नाम देते हैं हम लोग एस्थमस। इस भाग को क्या नाम दे देते हैं? एस्थमस नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर एस्थमस अंडाशय से रिलीज हुए अंडाणु को गर्भाशय में ले जाने का काम करेगा। दोनों कंडीशन में, अगर अंडाणु निषेचित हुआ तो भी और अगर अंडाणु निषेचित नहीं हुआ तो भी ये उसको आगे ले जाने का कार्य करेगा और गर्भाशय में क्या होता है? पहुंचा देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। और ये वाला जो एरिया हम लोगों को दिख रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं गर्भाशय। तीसरा हिस्सा है क्या? गर्भाशय। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूटरस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूटेरस। यूटरस, ठीक, क्या कह देते हैं? यूटरस। अब देखिए दोस्तों, यहां अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूटरस की संख्या कितनी है, गर्भाशय की संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि यहां मादा जनन तंत्र में एक ही गर्भाशय आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो गर्भाशय की संख्या है कुल 2। गर्भाशय की संख्या कितनी है? सॉरी मिस्टेक, नंबर 1। गर्भाशय की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ यूटरस इज 1। यहां हम लोग अगला टॉपिक हमारा बना देते हैं यूटरस यानी कि गर्भाशय। ठीक, गर्भाशय, यूटरस। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जरा गर्भाशय के बारे में, जरा अध्ययन करते हैं गर्भाशय किस तरह से है और क्या काम करती है। गर्भाशय का अगर हम लोग बात करें, ये मोटी दीवार पेशीय थैली के समान रचना है जो मूत्राशय से मलाशय तक फैला हुआ होता है। ध्यान देंगे जरा, क्या मोटी दीवार जैसी संरचना है जो मूत्राशय से मलाशय तक क्या होता है? फैला हुआ होता है किसी भी फीमेल में। अब देखिए जरा, ये लगभग त्रिकोणीय संरचना है, लगभग, ये आपको दिख ही रहा। इसका ये त्रिकोणीय संरचना है और ये संकुचनशील भी है। त्रिकोणी के साथ साथ संकुचनशील भी है। संकुचनशील कहने का मतलब ये कि ये यहां पर, यानी कि जब कोई भी फीमेल गर्भ धारण करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस कंडीशन में इसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल सकता है और शिशु के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद ये पुनः अपने आकार या आकृति को धारण कर सकती है। इसलिए फ्लेक्सिबल इसको कहा जाता है, संकुचनशील कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें तो सामान्य स्थिति में किसी भी गर्भाशय के लंबाई का तो ये लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये सामान्य स्थिति की लंबाई है जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, गर्भधारण नहीं की हुई है। अगर कोई फीमेल गर्भ धारण करती है तो उस समय में इस गर्भाशय का जो आकार या आकृति है उसका बात करें तो ये लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। कितना? 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास। आप जरा गौर करिए, 12 सेंटीमीटर के आसपास ये लंबाई जो इसकी बढ़ सकती है। और पुनः अब एक बात और यहां पर फोकस आपको करनी है कि अगर जब फीमेल
नए बच्चे को, नए शिशु को जन्म दे देती है तो उसके बाद ये पुनः अपने आकार में तो लौटती है ये गर्भाशय, लेकिन फिर से 7 से 8 सेंटीमीटर नहीं होता उसका लंबाई। उसका लंबाई अब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास रह जाता है। यानी कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है, जो एक बार गर्भ धारण कर चुकी है, उस मादा की, उस फीमेल का जो यूट्रस का साइज है वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, जो फीमेल अभी तक गर्भ धारण नहीं की है, उसके तुलना में थोड़ा सा बड़ा होगा। ये भी आपको याद रखना है, 2 या 4 सेंटीमीटर के आसपास ये बड़ा होता है। अब देखिए जरा, अब हम लोग गर्भाशय के इंटरनल स्ट्रक्चर पे जरा चलते हैं। अगर हम लोग गर्भाशय के आंतरिक संरचना का बात करें तो यहां आपको इस गर्भाशय में 3 संरचना, 3 परत देखने के लिए मिलेगा। ये आपको 3 परत देखने के लिए मिलता है। क्या सब? 3 परत। यहां पर जो गर्भाशय का तीनों परत है उसका अगर हम लोग नाम दे तो सबसे पहला जो है, जो बाहर वाला है, इसको हम लोग, सॉरी ये इसको मिटाइए, चलिए, जो सबसे बाहर वाला है इसको हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पेरीमेट्रियम। ये वाला जो इसके नीचे संरचना, ये जो दूसरा संरचना है, दूसरा वाला, इसको हम लोग नाम देते हैं मायोमेट्रियम। मायो थोड़ा बड़ा करके लिखा जाए और अलग अलग लिखा जाए ताकि आपको क्लियर रहे। चलिए देखते जरा, ये जो सबसे बाहरी संरचना आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम। बीच वाला जो संरचना है इसको हम लोग नाम देते हैं मायोमेट्रियम। और जो सबसे नीचे वाला संरचना है ये है एंडोमेट्रियम। चलिए, सबसे बाहरी संरचना को क्या कह रहे हैं? पेरीमेट्रियम कह रहे हैं। बीच वाले संरचना को क्या कह रहे हैं? मायोमेट्रियम कहा जा रहा है। और जो सबसे नीचे संरचना है इसको हम लोग इंडोमेट्रियम नाम देते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, इस तरह का बेहतरीन जो जानकारी है आपके लेवल में वो इस चैनल पे आपको दिया जा रहा है, ताकि आने वाले क्लास में जब आप 12th में चलेंगे तो आपको इन सब बातों के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़े, आपको ज्यादा झिझकने की जरूरत नहीं पड़े। जब आपसे क्लास में आपके शिक्षक या आपके पेरेंट कभी पूछते हैं तो इन सारे बातों का जवाब आपके पास होना चाहिए। ये सारा आपके लेवल से ग्रेड अप करके दिया गया है ताकि आपका एक भी एग्जाम का, कोई भी किसी भी एग्जाम के आपके स्तर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। चलिए दोस्तों, पेरीमेट्रियम का अगर बात करें तो सबसे बाहरी संरचना है और बाहरी का कार्य होता है सुरक्षा देना। ये आप 9th से जान रहे हैं। मायोमेट्रियम ये संकुचनशील होता है, इसी के कारण संकुचन यानी कि फैलना और सिकुड़ना इसी के कारण हो रहा है। एंडोमेट्रियम का काम है कि जब यहां पर अंडाणु निषेचित होगा, कहां? एम्पुला रीजन में। कहां? एम्पुला रीजन में जब अंडाणु निषेचित होगा तो उसके बाद यहां पर ये एंडोमेट्रियम में ही आकर के चिपकता है। अगर निषेचित नहीं होगा तो भी एंडोमेट्रियम में आके चिपकेगा। आगे जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया जाएगा आने वाले लेक्चर में तो आपको ये सारा जानकारी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जरा, अगर निषेचित हुआ अंडाणु तो भी यहां चिपका, अगर नहीं हुआ तो भी यहां चिपका। आप समझ गए? दोनों कंडीशन में यहां आकर के क्या होता है? चिपकता है अंडाणु। अब देखिए, अब इसके बाद ये गर्भाशय से आगे अगर ये निषेचित नहीं हुआ तो ये अंडाणु ये एंडोमेट्रियम टूट जाएगा और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर आ जाएगा। अगर यदि निषेचित हो चुका है तो यहां गर्भधारण होगा, शिशु का निर्माण होगा, ये अंडाणु यहां चिपके हुए रहेगा, एंडोमेट्रियम बने हुए रहेगा और गर्भधारण होगा और शिशु का विकास आगे होते रहेगा। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़िए जरा। अब यहां से गर्भाशय के नीचे जब आएंगे तो आपको एक संरचना मिलता है, एक
सिकुड़ा हुआ संरचना, गर्भाशय से देखेंगे जरा त्रिकोणीय संरचना है, तो यहां से इस तरह से आया और नीचे क्या हुआ, फिर से सिकुड़ गया है। ये जो इस तरह से आकर के नीचे सिकुड़ रहा है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं सर्विक्स। क्या नाम देते हैं, सर्विक्स। इसको हम लोग हिंदी में ग्रीवा कहते हैं दोस्त। क्या कहेंगे, ग्रीवा। ग्रीवा गर्भाशय का सबसे निचला सिकुड़ा हुआ हिस्सा जो है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रीवा। ये ध्यान में आपको रखना है। ग्रीवा से अगर हम लोग नीचे आए तो यहां आपको मादा का मैथुन अंग मिलेगा। ध्यान देंगे, नर में मैथुन अंग किसको कहा गया था, सोचिए जरा, नर में मैथुन अंग किसको कहा गया था, तो नर में मैथुन अंग सीसन को कहा गया था। नर का मैथुन अंग क्या है, सीसन है, पेनिस। और मादा में मैथुन अंग जो है वो होता है योनि। योनि जिसको हम लोग नाम देते हैं इंग्लिश में वेजाइना। योनिया वेजाइना, योनिया वेजाइना। अब देखिए जरा, ये योनि या वेजाइना ग्रीवा के नीचे, सर्विक्स के नीचे जब आएंगे तो हम लोग को एक संरचना मिलता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, योनि या वेजाइना। अगर हम लोग योनि का बात करें तो ये पेशीय नली के समान संरचना है जिसकी लंबाई लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लंबाई कितनी है, 7 से 10 सेंटीमीटर के आसपास है। ये जो 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ये जो 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ये भी फ्लेक्सिबल है, यूट्रस के तरह। किसके तरह, यूट्रस के तरह। यूट्रस फ्लेक्सिबल है, ये क्या होता है, फैल सकता है। उसी तरह से योनि भी फैल सकता है। मैथुन के समय यानी कि लैंगिक संबंध बनाते समय ये योनि सीसन को ग्रहण करने का कार्य करती है। इसके अलावा स्पर्म शुक्राणु को ग्रहण करने का काम करती है। इसके अलावा जब यहां पर गर्भधारण होगा तो उस गर्भधारण के समय शिशु इसी रास्ते से बाहर आता है। ये भी आपको याद रखना है। इस योनि के अगर नीचे आएंगे तो यहां आपको एक झिल्ली नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, एक चिपका हुआ संरचना जिसको हम लोग नाम देते हैं हायमेन। क्या कहते हैं इसको, हायमेन। योनि के ऊपर जो झिल्ली नुमा संरचना पाया जा रहा है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो हायमेन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, हायमेन। अब देखिए जरा, पहले ऐसा मिथ्स था, लोगों का मानना यह था कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि पहली बार लैंगिक संबंध बनने के कारण ही ये हायमेन टूट सकता है। कुछ कंट्री में या कुछ जो कल्चर्स हैं वहां पर हायमेन को बनाया भी जाता है जिसको हम लोग हायमेनोप्लास्ट नाम देते हैं। आगे के क्लास में आपके साथ ये बात डिस्कस किया जाता है। हायमेनोप्लास्ट, हायमेन को फिर से बनाने का जो प्रक्रिया है इसको हायमेनोप्लास्ट कहा जाता है। अब देखिए जरा, ये हायमेन एक झिल्ली नुमा संरचना है जो किसी भी कारण से टूट सकता है। जैसे अगर कोई फीमेल एथलीट है, अगर कोई फीमेल बॉक्सर है, अगर कोई फीमेल क्रिकेटर है, अगर कोई फीमेल किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग यानी कि तैराकी में, घुड़सवारी में या क्रिकेट में, इन सारे कार्यों में, दौड़ में, इन सारे कार्यों में अगर हिस्सा लेती है तो इस हायमेन के टूटने का चांस है। यानी कि यह मिथ्स है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय यानी कि पहला जो सबसे पहला लैंगिक संबंध होगा उस समय में ही हायमेन जो है वो रप्चर करेगा, टूटेगा। ये बात बिल्कुल भी मिथ्स है। एक बात और याद रखना है, एक बार इस हायमेन के टूट जाने के बाद नेचुरली इसका फॉर्मेशन फिर नहीं होगा। यानी कि अगर ये हायमेन एक बार टूट जाता है, ये हायमेन अगर एक बार टूट जाता है तो फिर से ये क्या होगा, आगे नहीं बनता है। हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग बना सकते हैं लेकिन वो आर्टिफिशियल मेथड है, नेचुरल मेथड से जो है ये कार्य नहीं होता है। एक बार टूटने के बाद किसी भी कारणवश, चाहे वो कोई भी कारण हो, उसके कारण अगर ये टूट चुका है तो उसके कारण ये प्रक्रिया फिर नहीं, इसके बनने का जो कार्य है वो नहीं होता है। बात समझ गए। इसके साथ ही योनि का कार्य आपको समझ में आ गया होगा। हायमेन के आगे जब आप आएंगे तो यहां आपको मिलेगा भग या बलवा। भग या बलवा, इसको हम लोग बाह्य जननेंद्रिय भी कहते हैं। भग या बलवा,
ध्यान देंगे, भग या बलवा, या ध्यान देंगे ये जरा, ये जो भग या बलवा है ये बाह्य जननेंद्रिया है, बाहर से पाए जाने वाले जनन अंग को हम लोग बाह्य जननेंद्रिया नाम देते हैं। आगे की क्लास में जब ये जाएंगे तो इसमें पुनः आपको लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, इन सारी बातों का चर्चा आपके साथ किया जाएगा। भाग फिर से 3 भागों में विभाजित है, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। आप अगर चलेंगे, जैसे अगर एक आउटलाइन डायग्राम ले हम लोग इस तरह से, यहां अगर चर्चा करें, मान ले कि ये अगर भगिया बलवा है तो यहां पर जो नीचे संरचना पाया जाता है, दोहरा संरचना, इसको हम लोग नाम देते हैं लेबिया मेजोरा, और इसके नीचे पुनः एक संरचना इस तरह से पाया जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं लेबिया माइनोरा। चलिए खैर, ये आगे आने वाले क्लास में यानी कि 12th में आपको पढ़ना है। अभी फिलहाल में आप केवल इसका नाम जान रहे हैं तो यही बहुत है। बात समझ गए? तो ये प्रक्रिया है, ये कार्य है किसका? तो ये कार्य है, सॉरी, ये संरचना है मादा जनन तंत्र का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हम लोग जरा देखेंगे निषेचन। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? निषेचन। कहां पर? तो मनुष्य में, मानव में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। देखेंगे जरा निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या है। तो अगर हम लोग निषेचन का बात करें तो पीछे के ही फर्दर लेक्चर से हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं, नर और मादा युग्मक के पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए, नर और मादा युग्मक के पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए होने वाले संलयन को निषेचन कहा जाता है। नर और मादा युग्मक के पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए होने वाले संलयन को निषेचन कहा जाता है। यह आप पीछे के क्लास से जानते आ रहे हैं। अब देखिए जरा कि निषेचन, मानव में निषेचन कैसे होगा, आप गौर करेंगे। एक हम फिर से इस मादा जनन तंत्र का एक आउटलाइन डायग्राम बता रहे हैं, वहां से आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी ये कहानी। अगर मान लेते हैं कि ये एक मादा जनन तंत्र रहा, अब जरा हम लोगों को एक बड़ा सा डायग्राम का जरूरत पड़ेगा ताकि आपको यहां पर आसानी से दिखाया जा सके। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया तो वही होनी है, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया वही होनी है। चलिए, यह है एक मादा जनन तंत्र। अब यहां आप ध्यान से समझेंगे क्या होगा। ये रहा था, यहां पर हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में आप देख चुके हैं किस तरह से। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहां देखेंगे जरा, ये वाला जो हिस्सा है ये रहा था यहां पर इस तरह से, ये वाला हिस्सा था, ये था सर्विक्स, यहां हम लोग लिख नहीं रहे, ठीक है। ये सर्विक्स था, ये योनि था, ये हानन था, ये भगिया वल्वा था, जिसके नीचे यहीं पर अभी आपको क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा का चर्चा किया गया। चलिए, ये जो योनि था आपको अभी हम लोग बताए कि ये योनि से क्या होता है कि निषेचन जब होगा, निषेचन नहीं, जब लैंगिक संबंध बनेगा, यानी कि नर का मैथुन अंग से मादा के योनि में प्रवेश करेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि वहां पर नर के शरीर में बने हुए शुक्राणु सेशन के द्वारा नर के योनि में स्खलित होगा, नर के योनि में पहुंचेगा। यहां से ये शुक्राणु, यहां यूट्रस जो है आपका, ये 3 लेयर का होगा। अब देखिए जरा, यहां से ये शुक्राणु आगे बढ़ते हुए
ये रहा शुक्राणु, फिर यहां से ये आगे पहुंचा, कई शुक्राणु, कई मिलियंस ऑफ शुक्राणु, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु यहां से मादा के योनि में स्खलित होता है, लेकिन इसमें से केवल एक शुक्राणु ही निषेचन में भाग लेगा या निषेचन के कार्यों में निषेचन के कार्यों को कर पाता है। अब यहां से हम लोग मिलियंस ऑफ शुक्राणु नहीं दिखा रहे हैं, यहां बना दीजिए बहुत सारा शुक्राणु, यहां हम लोग बना देते हैं कि मिलियंस ऑफ शुक्राणु यहां पर है, लेकिन इसमें से एक ही शुक्राणु को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है, यहां आपको मिलियंस ऑफ शुक्राणु यानी कि बहुत सारा शुक्राणु यहां से मिलेगा। बात समझ गए? यहां से क्या होगा, मिलियंस ऑफ शुक्राणु यहां से इंटर किया और इंटर करते हुए कहां पहुंचेगा, तो फैलोपियन नलिका में। यहां से देखिए ये शुक्राणु इस तरफ आया, कुछ शुक्राणु उस तरफ भी जाएगा, कुछ शुक्राणु इस तरफ भी आएगा। अब ध्यान देंगे कि यहां पर मान लेते हैं कि यहां से इस ओवरी से, इस अंडाशय से क्या हुआ है, अंडाणु रिलीज हुआ है। अब आप देखेंगे कि सर यहां दो अंडाशय था, तो यहां तो ऐसा होगा ना कि दोनों अंडाशय अंडाणु रिलीज कर सकता है, लेकिन आप तो कहे कि एक ही अंडाणु रिलीज होगा। यही होगा एक समय में केवल एक ही अंडाशय अंडाणु रिलीज करता है। एक समय में एक ही अंडाशय क्या करता है, अंडाणु रिलीज करता है। एक अगर ये अंडाशय रिलीज कर रहा है अंडाणु, तो ये वाला रेस्ट फेज में रहेगा, अगर ये रिलीज कर रहा है तो ये वाला रेस्ट फेज में रहेगा। अब देखिए जरा, यहां से ये इस तरफ बढ़ा और यहां है अंडाणु, यहां क्या है, अंडाणु। आगे हम लोग देखेंगे कि इस तरह से रिलीज हो रहा है, अभी आप फिलहाल में केवल ये समझिए, ये क्या रहा, ये रहा अंडाणु। अब क्या होगा कि यहां से जब ये शुक्राणु पहुंचा, कुछ इस तरफ भी बढ़ा, ये भी आप देखेंगे, जो इस तरफ बढ़ा ये तो क्या होगा, ये तो नष्ट हो गया, ये तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो इसको अंडाणु मिल नहीं रहा, तो कुछ समय के बाद ये ऑटोमेटिक क्या होता है, खत्म हो जाता है। यहां देखेंगे अगर, तो यहां पर ये शुक्राणु आगे बढ़ा और ये क्या हुआ कि यहां पर आकर के इस ओवम के लेयर को, इस परत को तोड़ते हुए क्या होता है, इंटर करता है, और यहां पर न्यूक्लियस है और इस शुक्राणु में भी न्यूक्लियस है, ये भी टूटता है और ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाता है, और यही प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ध्यान से गौर से देखेंगे दोस्त, क्या कहा जा रहा है कि यहां से मिलियंस ऑफ शुक्राणु आए, कुछ शुक्राणु इस तरफ चले गए जो ऑटोमेटिक नष्ट होंगे, क्योंकि यहां पर ओवम नहीं है, यहां पर ओवम अभी नहीं है। इस तरफ वाले अंडाशय से ओवम यानी कि अंडाणु रिलीज हुआ है, तो ये इस तरफ जो शुक्राणु आया, इसमें से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, सबसे ज्यादा तेज गति से आया है, वो यहां आकर के इसको क्या करता है, निषेचित करेगा। अब यहां आप गौर ध्यान देकर के ये समझेंगे कि अगर क्या होगा कि शुक्राणु जब मादा जनन तंत्र में प्रवेश किया, शुक्राणु जब मादा जनन तंत्र में प्रवेश किया, तो मादा जनन तंत्र में प्रवेश करने के 12 घंटे तक में यदि अंडाणु यहां से रिलीज नहीं हुआ, तो फिर ये शुक्राणु निषेचन में भाग नहीं ले सकता है। तो ये निषेचन में भाग नहीं ले सकता, इनके 12 घंटे तक इसका कैपेसिटी होता है जीवित रहने का, जिंदा रहने का, शुक्राणु का। इसका शुक्राणु मादा जनन तंत्र में लगभग 12 घंटे तक क्या होगा कि जिंदा रहेगा। आगे अगर आप बात करें अंडाणु का, दूसरा बात तो ये भी हो सकता है कि अगर अंडाणु रिलीज हुआ और शुक्राणु नहीं पहुंचा, अगर अंडाणु रिलीज हुआ और शुक्राणु नहीं पहुंचा, तो ध्यान देंगे लगभग 36 आवर के आसपास जो है, अगर 36 घंटे के से 48 घंटे, 36 से 48 घंटे के आसपास अगर मान लेते यहां से इस अंडाशय से अंडाणु रिलीज हुआ और 36 से 48 घंटा 36 to 48 आवर में अगर शुक्राणु यहां नहीं पहुंचा, अगर शुक्राणु यहां नहीं पहुंचा, लैंगिक संबंध नहीं बना, मादा के योनि से शुक्राणु नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये अंडाणु ऑटोमेटिक टूट जाता है। ये अंडाणु क्या होगा, ऑटोमेटिक टूट जाएगा और टूट करके आएगा। और आपको अभी तुरंत बताया गया था, अगर निषेचन हुआ तो भी यहां आएगा और निषेचन नहीं हुआ
तो भी यहां आएगा। तो निषेचन अगर यहां से हो गया, इसका संलयन यहां दिखाया जा रहा है आपको, यहां पर संलयन, यहां देखेंगे एक ब्लू और दूसरा रेड दिखाया गया है, एक नर का शुक्राणु और एक मादा का शुक्राणु। तो ये यहां से फिर आएगा और यहां पर चिपकेगा। बात समझ गए? ये क्या होगा, यहां से ये अंडाणु आएगा और यहां से आते हुए, यहां देखिए ध्यान देंगे जरा, और यहां से आते हुए ये क्या होगा, यहां करके चिपक जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ निषेचन तो भी यहां आएगा, किसी भी कंडीशन में आना यहीं पर है। अगर निषेचन हो जाएगा तो ये इंडोमेट्रियम, ये जो गर्भाशय का इंडोमेट्रियम है, ये बचा हुआ रहेगा और ये आगे नए शिशु के जन्म में भाग लेगा, नए शिशु के जन्म का कार्य करेगा। अगर निषेचन नहीं होता है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, मासिक स्राव रजोधर्म रज चक्र के समय ये इंडोमेट्रियम टूटता है और टूट करके ये यहां से आगे बढ़ता है। बात समझ गए? तो खैर ये तो निषेचन का प्रक्रिया अगर आपको समझ में आ गया तो आगे हमारा टॉपिक ही यही है, स्त्रियों में लैंगिक चक्र तथा अंडाणु के निषेचित न होने की बाद की प्रक्रिया। ये तो निषेचन हुआ तो यहां आया, आगे संतान के जन्म का कार्य करेगा। लेकिन अगर निषेचित नहीं हुआ तो क्या होगा? ठीक है, निषेचित नहीं हुआ तो क्या होगा? तो यहां हम लोग टॉपिक बनाएंगे स्त्रियों में लैंगिक चक्र। अगला टॉपिक हमारा होगा स्त्रियों में लैंगिक चक्र, लेकिन ये बात हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे। यहां आपको मादा जनन तंत्र और निषेचन की प्रक्रिया को समझा दिया गया है। इससे पहले नर जनन तंत्र, उससे पहले पुष्टि पादप में लैंगिक जनन, उससे पहले अलैंगिक जनन, और उससे पीछे वाले लेक्चर में विभिन्नता का महत्व आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है। आपको फिर से एक बार याद दिला दिया जा रहा है दोस्त कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि हम लोग को भी ऊर्जा मिलते रहे और आपके लिए और ज्यादा ऊर्जा के साथ कार्य किया जा सके। इस चैनल पे आपके सभी भाई बंधु एवं बहनों के लिए सारा बायो का सारा सिलेबस कवर करने का कोशिश किया जा रहा है। दोनों माध्यम के बच्चों के लिए ये चैनल्स दिन रात काम कर रही है, इसलिए क्योंकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। यहां पर आपको हिंदी मीडियम के नोट्स, लेक्चर और नोट्स दोनों मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स और नोट्स दोनों मिलेंगे। अभी फिलहाल में केवल आपके बोर्ड को फोकस करके कार्य किया जा रहा है। 10th और 12th वाले आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी मित्र संबंधी सबको आप ये लेक्चर शेयर करिए, ताकि इस बेहतरीन नॉलेज सबके पास पहुंचे। मिलते हैं दोस्त आगे के आने वाले लेक्चर, बेहतरीन लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।